जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही। जी, प्लीज़ आप आप लोग बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू जी, करें। जी सर, मैं बात कर रहा था। बेसिकली मैं कह रहा था कि कि मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें उससे मैंने ये अख़ज़ किया कि इसमें हमारे तीनों जो फ़ेजेज़ हैं, जैसे बिज़नेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, पैकेज डॉक्यूमेंट। मैंने इसमें ये आइडेंटिफ़ाई किया कि जो स्टार्ट से हम बिज़नेस रिक्वायरमेंट लेते हैं और उसके बाद हमारे पास एक जो है एक्सप्लेनेशन, मतलब एक क्या कहते हैं उसकी एडवांस डिस्क्रिप्शन जो है वो खुल जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस रिक्वायरमेंट को ले लेते हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफिक मॉड्यूल की को जो है वो डिफाइन कर रहा है। इसमें जैसे रिजर्वेशन मॉड्यूल है और पेमेंट मॉड्यूल है। अब उसके अगेंस्ट और मजीद चीज़ें जो है वो खुल रही हैं कि जैसे बिजनेस रिजर्वेशन मॉड्यूल में क्या क्या होगा, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के पार्ट होंगे। जैसे रिजर्वेशन में वन वे टिकट बुकिंग होगी, राउंड वे टिकट होगी, मल्टी सिटी टिकट बुकिंग होगी। और फिर उसी के अगेंस्ट जो है वो टेस्ट केसेस जनरेट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूं समझ लें कि ये चीज़ें जो है एक स्टेप बाय स्टेप जो है स्टार्ट हो रही हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में। कि पहले हमने रिक्वायरमेंट जब स्टार्ट की तो हमने एक बिजनेस रिक्वायरमेंट ली, उसे डॉक्यूमेंट किया, फिर उससे हमने मजीद चीज़ें और रिफाइन की और हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाया। फिर फर्दर जब हम टेस्टिंग फेज में जाएंगे तो उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से हमने टेस्ट केसेस को जो है वो रिफाइन किया ताकि हमें वो टेस्टिंग में जो है वो हेल्प आउट करें। ये सब जो है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और जो मैं इस रिक्वायरमेंट बिल्कुल ठीक ट्रेसेबिलिटी है। मैट्रिक्स। बिल्कुल सही है। अच्छा, और कोई एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? सिराज, आप कुछ अपना असाइनमेंट वगैरह बनाया हो आपने, वो शेयर करेंगे? तो सर स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सर ये जो साबिर भाई ने जो इमेज यूज़ किया है या जो सैंपल यूज़ किया है, मैंने भी वही यूज़ किया है। बेसिकली इसमें हमारे पास एक बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे एक रिजर्वेशन मॉड्यूल है। तो अब उस रिजर्वेशन मॉड्यूल में यानी एक हमारे पास ये बिजनेस रिक्वायरमेंट आ गई। अब उस बिजनेस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। जैसे कि अब वन वे टिकट है, राउंड वे टिकट है, या मल्टी सिटी टिकट। और फिर हर जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट केसेस बन सकते हैं। तो टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, और ये यानी कि हमारा ये पार्ट बनेगा एक ये मैट्रिक्स का कि एक बिजनेस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट मल्टीपल फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट मल्टीपल जो है वो टेस्ट केसेस बन सकते हैं। तो इसमें यह है कि हम एक डॉक्यूमेंट जैसे हमने बनाया बिजनेस रिक्वायरमेंट 1 का, उसी के अगेंस्ट फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट 1, 2, 3, और फिर उस हिसाब से टेस्ट केसेस बनाए। फिर इसमें एक चीज़ आ जाती है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी फिर क्लाइंट के साथ मिलके हम सेट कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन्हें अर्जेंट चाहिए, तो उनकी हम प्रायोरिटी हाई कर देते हैं। जो ऐसी रिक्वायरमेंट्स हों कि जिनकी प्रायोरिटी उनको राइट नाउ नहीं है लेकिन इन फ्यूचर गुड टू हैव हो, तो हम उनको मीडियम या लो कर सकते हैं। सिराज, आपको आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, थैंक यू सो मच। इसमें देखिए, मैं एक सैंपल मेरे पास भी मौजूद है। अगर आप स्क्रीन अपना क्लोज करें तो मैं शेयर करता हूं। ओके, ये एक सैंपल मेरे पास भी मौजूद है, मैंने भी इंटरनेट से ही उठाया है।
अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपने एक रिक्वायरमेंट ली, फॉर एग्जांपल लॉग इन टू द एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट, उसके अंदर आपने टेस्ट केसेस के बारे में लिखा कि इसमें टेस्ट केस क्या हो सकते हैं, आपने उसके टेस्ट के बारे में लिखा कि इसका टेस्ट डिजाइन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, टेस्टर कौन है, इसकी यूएटी हुई कि नहीं हुई, इसकी टेस्ट की इवैल्यूएशन के अंदर टेस्ट एनवायरनमेंट में क्या रहा, यूएटी एनवायरनमेंट में क्या रहा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या रहा, डिफेक्ट्स आए तो कितने आए, कौन से आए, उनका स्टेटस क्या है, उनकी कवरेज क्या है। इसके अंदर आप बेशुमार चीजें डाल सकते हैं। इसके अंदर आप जो है अभी जो आपने दिखाया उसके अंदर बिजनेस रिक्वायरमेंट के आगे उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ब्रेक हुई हुई थी, और उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के आगे उनके टेस्ट केसेस अवेलेबल थे। जो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ उस सैंपल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि टेस्ट केस बनाया किसने था, वो एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो टेस्ट एनवायरनमेंट में हुआ था कि यूएटी एनवायरनमेंट में हुआ था या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हुआ था, उसमें बग्स आए थे तो कौन से आए थे, उनकी आईडीज क्या है, उनका उन बग्स का स्टेटस क्या है, सही है, रिक्वायरमेंट का ओवरऑल कवरेज कहाँ तक पहुंचा है। इसके अंदर आप बहुत सारी और भी चीजें डाल सकते हैं। इसके अंदर आप प्रोजेक्ट का स्टेटस भी डाल सकते हैं कि आपका एक सर्टेन रिक्वायरमेंट के ऊपर डेवलपमेंट किस हद तक कंप्लीट हुई है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स जो है ये एक प्रैक्टिस है जो कि बहुत सारी जगहों पे होती है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जगहों पे नहीं होती। इन ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप किसी भी एक बिजनेस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का ब्रेकअप हो, टेस्ट केसेस हो, या डेवलपमेंट हो, या उनका स्टेटस हो, या लोगों की इंगेजमेंट हो, उनकी ऊपर जो बग्स आए हैं टेस्टिंग के दौरान उनका स्टेटस हो, ये सारी चीजें आप ट्रेस आउट कर रहे होते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसकी जरूरत क्यों है? व्हाई वी थिंक कि ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स इज ऑफ यूज? सर इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए जैसे ही फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉक हो चुका है, उसकी रिक्वायरमेंट लॉक हो चुकी है। अब आगे चल के कोई सीआर एंटरटेन होती है तो हम मोस्टली रिसोर्सेज को आइडिया नहीं होता कि ये भी रिक्वायरमेंट का पार्ट थी या नहीं थी। तो अगर कोई शार्प माइंडेड प्रोजेक्ट मैनेजर है या रिसोर्स है कोई दूसरी, वो उस चीज को आइडेंटिफाई करके आरटीएम के रेफरेंस से हाईलाइट कर लेती है कि ये रिक्वायरमेंट का पार्ट तो थी नहीं, तो इस रिक्वायरमेंट को हम किस तरह से एंटरटेन करें, ये होती है बिल्कुल सही आरटीएम है। की जरूरत। और इसका एक वाइस एक फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी है। इसकी फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक रिक्वायरमेंट को लिया, उस रिक्वायरमेंट को आपने चेंज कर दिया। अब आपने अगर उस रिक्वायरमेंट को चेंज किया, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग इन टू द एप्लीकेशन, अब लॉग इन टू द एप्लीकेशन के लिए हमने सिंगल साइन ऑन लेकर आ गए। मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन के अंदर जी आपके पास एक सिंगल साइन ऑन का मैकेनिज्म है, उसके थ्रू आपने एक दफा सुबह में लॉग इन कर लिया तो आप जितनी एप्लीकेशंस लॉग इन कर रहे हैं सबकी सब सिंगल साइन ऑन पे चली गई। सो सिंगल साइन ऑन का अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि जितने टेस्ट केसेस थे वो सबके सब दोबारा से चलेंगे। जितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आप लोगों ने इसको तोड़ा था वो तमाम रिक्वायरमेंट्स अफेक्ट होंगी। टेस्ट केसेस जो हैं वो दोबारा से डिजाइन होंगे, दोबारा से रन किए जाएंगे, सिमिलरली उनका अपना सेटअप सारी चीजें हो जाएंगी। इसका मतलब जो है वो ये है कि आप सॉरी कुछ कह रहे हैं आप लोग? ओके, तो इस सारी एक्टिविटी का पर्पस जो होता है वो ये होता है कि आप ये देख रहे होते हैं कि आया मेरे पास अगर किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज आया है तो उस चेंज की वजह से मुझे कौन कौन से टेस्ट केसेस हैं जो रन करते हैं पड़ते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये मैं एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट इतनी ढेर सारी चीजें लिख रहा हूँ और एक एप्लीकेशन के अंदर हजारों की तादाद में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं छोटी बड़ी, तो ये ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसी आप से सोचें कि आपके पास अगर किसी किस्म की एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज आया
तो ये ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स आपको एग्जैक्टली बताएगा कि यार आपने कौन से 5 टेस्ट केसेस हैं जो रन करने हैं, जिसके बाद आप श्योर हो जाएंगे कि यार आपकी एप्लीकेशन सही काम कर रही है। यू गेटिंग मी? जिस अब से आपके पास चीजें बढ़ती चली जाती हैं, उनके हिसाब से आपका ये ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स भी बढ़ता चला जाता है। बट इवेंचुअली इट हेल्प्स यू ड्रिलिंग डाउन कि यार मेरे पास कौन सी चेंज करने से, क्या चीज चेंज करने की वजह से कौन सी चीज अफेक्ट हो रही होगी, उसी पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को चेंज किया जाए, उसी पर्टिकुलर सेट ऑफ टेस्ट केसेस को मॉडिफाई किया जाए और रन किया जाए, और उन्हीं के टेस्ट केसेस की अपडेट की जाए। सो इन सारी चीजों की जो जरूरत है वो टाइम सेव करती है इन अ लॉन्ग रन। इनके सब जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो फिर वहां चला जाता है। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स मुझे बताएं कि क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि सर ये रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो हम अपने माइलस्टोन्स इसमें हम सेट कर सकते हैं। अगर लाइक अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसमें हमने उसका एक टाइम रखा कि ये 3 महीने में बनेगा, तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं कि ये इतनी यहाँ तक हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 1.5 माह में ये इसकी चीज़ें हो जानी चाहिए, या 1 माह के बाद ये चीज़ें, तो वो चीज़ हमें हेल्प आउट करती है कि हम अपनी मतलब कि सही ट्रैक पे हैं या नहीं है। अगर हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि हम स्लो चल रहे हैं, फिर हमें उन चीज़ों को बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी हम अपना रिस्क फैक्टर भी उससे असेस कर रहे होते हैं। आप सही कह रहे हैं, ये इसमें डालने को बिल्कुल हम डाल सकते हैं, हम अपनी जो टाइम लाइन्स हैं वो भी इसके अंदर डाली जा सकती हैं, लेकिन पर्पस देखें वो फॉत हो जाएगा इसका पर्पस। जो टाइम लाइन्स का पर्पस है वो डिफरेंट है, वो टाइम मैनेजमेंट है। यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जबान में इसको कहा जाता है स्कोप मैनेजमेंट। आप अपने स्कोप को कंट्रोल करने के लिए स्कोप का जो एलिमेंट है उसके अंदर जो रिस्क होता है स्कोप क्रीप का, उस स्कोप को मैनेज करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो आप डालने को जरूर डालें इसके अंदर, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए अमूमन गैंट चार्ट या इस तरह के टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोजेक्ट प्लान यूज होता है सर। प्रोजेक्ट प्लान जो है ना वो यूज होता है टाइमलाइंस के लिए। आप सही कह रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लान असल में इट्स बहुत बड़ा मुरक्कब होता है बहुत सारे टूल्स का। टाइमलाइंस को मैनेज करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं टूल की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल टूल्स हैं। टाइमलाइंस की जो मैनेजमेंट के लिए टूल इस्तेमाल किया जाता है उसे गैंट चार्ट कहते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्ट प्लान में बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स उसका एक पार्ट है। प्रोजेक्ट प्लान जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद हो, जो हमने 9 बॉक्सेस बनाए थे, उसके अंदर स्कोप मैनेजमेंट के तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की चीजें होनी चाहिए, क्वालिटी की चीजें होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट की चीजें, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, कॉस्ट, इन सारे कम्युनिकेशन, ये सब चीजें जब आप मिलाते हैं तो आप मिलाकर उसको प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं। प्रोजेक्ट प्लान के अंदर अमूमन हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टाइमलाइंस लिखी हुई होती हैं, जबकि प्रोजेक्ट प्लान के अंदर तमाम चीजें होती हैं, तब जाके वो प्रोजेक्ट प्लान बनता है, ठीक है। सो यहां तक मुझे बताएं क्लैरिटी है? ये जो रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स है इसकी अफादियत और क्लैरिटी है आप लोगों को ये क्या है? यस सर। मूविंग फॉरवर्ड टू थैंक यू। मैं अब आपके साथ जो अगला हमारा लेक्चर है मैं वो ओपन अप कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा ओके, लेक्चर 3 जो है हमारा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने अभी रिकैप कर लिया कि हमने पिछले कोर्स में क्या चीज पढ़ी थी। हम लोगों ने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का जो फेज था अब तक हम वहां तक कंप्लीट करके पहुंचे, ठीक है। आज हम जिन चीजों को देख रहे होंगे वो है इसका डिजाइनिंग फेज। जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली थी उन रिक्वायरमेंट से अब हमने आगे क्या बनाना है, क्या करना है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि
आप लोगों ने अगर कभी खाना पकते हुए देखा हो या खुद से कभी पकाया हो, ठीक है, तो आपके पास उसके मल्टीपल फेजेस होते हैं। एक वो चीज होती है जहां पे आप ये डिसाइड करते हैं कि हमने खाना क्या खाना है, ठीक है। दूसरा होता है जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका खाना क्या है, मिसाल के तौर पे आप बारबेक्यू करना चाहते हैं, तो बारबेक्यू करने से पहले आप उसकी जो रेसिपी की चीजें होती हैं वो एक जगह इकट्ठी करते हैं कि जनाब इसके अंदर मसाला भी पड़ेगा, इसमें दही भी होगा, इसमें हरी मिर्चें होंगी फॉर इंस्टेंस, इसके अंदर मैरिनेशन के लिए आपको चिकन या बीफ या मटन जो भी आप जिसका बारबेक्यू बना रहे हैं आपको वो चाहिए होगा। वो तमाम चीजें भी आप एक जगह पे इकट्ठी करते हैं। वो आपका रिक्वायरमेंट फेज है कि आपने किस तरह का बारबेक्यू करना है, आपने बोटी करनी है, आपने जो है ना उसको बोनलेस करना है, किस तरह का मामला होगा। जब डिजाइन फेज आता है तो डिजाइन फेज के अंदर हम उसकी जो दूसरी चीजें होती हैं उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कि उस गोश्त का कट किस तरीके से का होगा, आया वो तिक्का टाइप से जो है ना वो चिकन कटी हुई होगी, या वो बोटियों की फॉर्म में होगी, या वो बोनलेस फॉर्म में होगी, सही है। अगर हम बीफ का बना रहे हैं तो जो बिहारी बोटी है वो किस तरह से बनेगी, और उसकी बोटियां हैं तो किस तरह से बनेगी। तो हर तरीके का मामला मुख्तलिफ होता है। लिवर का बारबेक्यू कर रहे हैं तो मुख्तलिफ तरीके कार होगा, फिश का बारबेक्यू कर रहे हैं तो डिफरेंट तरीके कार होगा। तो इस तरह से आप जो चीज प्रिपेयर करते हैं और रेडी करके रखते हैं वो डिजाइनिंग फेज होता है, सही है। तो अब हम सॉफ्टवेयर का हमने रेसिपी तैयार कर ली है, हमें ये पता चल गया कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, और हमने अब उसकी डिजाइन फेज में उतर रहे हैं, यानी कि अब हमने उसको रेडी कर रहे हैं कि वो पकना के लिए तैयार हो। तो हम अब डिजाइन फेज के अंदर है, ठीक है। डिजाइन फेज में हम इसी एसडीएलसी को देखें तो हम आज जो डिजाइन फेज की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर बेसिकली हम आर्किटेक्चर जो है उस सॉफ्टवेयर का, उसके एलिमेंट्स को ड्रिल डाउन करेंगे कि जो उसके हिसाब से हमें किस तरह का आर्किटेक्चर है जो हमें सूट करेगा चीज को आगे लेके चलने के लिए, ठीक है। सो डिजाइन फेज की जो बेसिक्स हैं, अगर बेसिक्स की बात करें, ड्यूरिंग डिजाइन फेज द डेवलपर एंड द टेक्निकल आर्किटेक्ट start the high level design of a software and the system to be able to deliver each requirement. हमने सिस्टम को उस फॉर्म में लेकर आना है जिस फॉर्म में हमारा यूजर हमसे इसको एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी हमने डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की है, अभी हम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके। In design phase, one or more designs are developed with which the project result can appreciably achieved. Depending on the subject of the project, the product of the design phase can include dormants and sketches, flow cards, साइट चार्ट्स, HTML डिजाइन, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फोटो इंप्रेशंस या UML स्कीमास के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को ये बात समझा रहे होते हैं कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से नजर आ रहा होगा। रिक्वायरमेंट्स की इलस्ट्रेशन इन टर्म्स के वो हमारे डेवलपमेंट में, हम हमारी टेस्टिंग में और हमारे क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काम आए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे, वो सारी चीजें भी हम इसी फेज में डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ फेजेस हैं इंजीनियरिंग फेज के अंदर, हम उसको ड्रिल डाउन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें होती हैं। The design phase module, the way the software application will work, some aspects of the design phase include architecture. The architecture of the system describes its major components, their relationship structures, and how they interact with each other. Software architecture and design includes several contributory factors such as business strategy, quality attributes, human dynamics, design and IT environment. इसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं, ठीक है, और उल्टा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर किस IT इन्वायरमेंट में चल रहा होगा। विल दैट बी अ क्लाउड बेस्ड थिंग या प्रेमिसेस के ऊपर उसकी इन्वायरमेंट वहां पे चल रही होगी, इसकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है कि इसके ऊपर कनेक्टिविटी के मामला क्या होंगे, इस पे सिक्योरिटी के मामला क्या होंगे, जो यूजर्स हैं उनकी अपनी डायनामिक्स क्या है, आया जो इसका एंड यूजर है वो कोई साइंटिफिक यूजर है या एक आम
पढ़ा लिखा बिजनेस ग्रेजुएट है, या एक इलिटरेट किस्म का कोई मैकेनिक है, या किस तरह का कोई एनवायरनमेंट रखता है, हर एक के हिसाब से उसका यूआई और उसकी रिपोर्ट्स और उसकी जो फंक्शंस हैं, उसकी मैनूवर है, उसके आप जो वर्कफ्लो है सॉफ्टवेयर का, वो चेंज हो जाएगा एनवायरनमेंट्स के ऊपर भी और ह्यूमन डायनामिक्स की बेसिस के ऊपर भी। वंस अगेन कुछ चीजें हैं इस तरह की जिसमें क्वालिटी एस्पेक्ट्स या क्वालिटी एट्रीब्यूट जो है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मिसाल ले लेते हैं, आपसे कहूं मैं कि आपने एक सिंपल वेबसाइट बनानी है एक प्रोडक्ट की, वो सना मक्खी की वेबसाइट है, जो सना मक्खी जो है ना अभी कोरोना में हमने बेच रहे थे सारे के सारे, तो सना मक्खी वालों ने एक वेबसाइट बनवाई है और आपसे वो कहा जाता है कि वो एक वेबसाइट आप डेवलप कर। ऑन द कॉन्ट्ररी आपसे कहा जाता है कि यार एक एप्लीकेशन है जो कि एक स्कूल के एनवायरनमेंट में यूज होगी और आपने उसके लिए एलएमएस डिजाइन करना है। तीसरी एक एप्लीकेशन है जो एक बैंक की रिक्वायरमेंट है और वहां उनकी कोर बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग को वो सपोर्ट करती है। चौथी एक एप्लीकेशन है जो कि एक पैसेंजर लाइनर एयरप्लेन है उसके ऊपर इस्तेमाल होगी, बोइंग 777 के ऊपर इस्तेमाल होगी फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इन सारी एप्लीकेशंस के अंदर आपको अगर मैं कहूं कि सिक्योरिटी वाइज सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन सी है, तो आपका क्या होगा? अब आपका कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा सिक्योर वाइज हो? बैंक की। ओके, बैंक की। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक एंड देन एयरलाइन। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा रॉबस्ट एप्लीकेशन किसकी होगी? रिलायबल जिससे कहते हैं ना, रिलायबिलिटी, जिसमें फेल ओवर जो सारे मामला हो, सबसे ज्यादा रिलायबल एप्लीकेशन कौन सी होनी चाहिए? बैंक की, ट्रांजैक्शंस वगैरह से रिलेटेड होगी बैंक की भी। और सेम गोस फॉर एयरलाइन। एयरलाइन की होगी। उसका रीजन ये है कि जहाज में जब हवा में उड़ रहा है तो वहां पे किसी किस्म का फेल ओवर तकरीबन 400 बंदे मार सकता है। ठीक है, बैंक की एप्लीकेशन अगर फेल हो जाती है, सिक्योर है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बैंक की एप्लीकेशन अगर थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाएगी तो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन अगर जहाज की एप्लीकेशन मिड एयर अगर वो क्रैश कर जाती है या मेल फंक्शन कर देती है या फेल ओवर की तरफ नहीं जाती है, तो आपकी ह्यूमन लाइफ जो है ना वो एट स्टेक है। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली जो है, जो आम यूजर के लिए होनी चाहिए, उसका GUI या UI एक्सपीरियंस जो है, वो कौन सी वेबसाइट का होना चाहिए? सना मक्खी। एब्सोल्युटली, क्योंकि सना मक्खी जो लोग यूज कर रहे हैं वो शायद इतने एजुकेटेड ना हो, उनके लिए चीजें निस्बतन आसान होनी चाहिए। एक एयरलाइन की एप्लीकेशन जो है वो पढ़े लिखे पायलट्स हैं या इंजीनियर्स हैं जो उसको यूज कर रहे हैं। बैंकिंग एप्लीकेशन भी हर लोग बंदा यूज नहीं करता, अमूमन जो लोग फाइनेंशियली थोड़ी सी नो हाउ रखते हैं, अमूमन उनके लिए जो एप्लीकेशन है वो उस तरह से डिजाइन की जाती है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके लिए तीनों एप्लीकेशंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं जिनको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। सबके आर्किटेक्चर जो है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑफ कोर्स चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन इनकी यूजर रिक्वायरमेंट्स या यूजर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी उनका स्ट्रक्चर जो है ना उनमें फर्क आ जाता है। इसको कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, आपने किस तरीके से किस चीज को इंश्योर करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो वेबसाइट जो LMS हम PF कीट में इस्तेमाल करते हैं, उसे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछा था, आप में से कोई हैं जो उसकी डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। सो पहले ये LMS जो था ना शाम में थक जाता था और सो जाता था। ठीक है, अब ये LMS क्लाउड के ऊपर मूव कर दिया गया है और अभी 24/7 अवेलेबल है। सो इन सारी बातों को अगर मद्देनजर रखा जाए, सो आपने इसका जो बिजनेस एलिमेंट था या बिजनेस स्ट्रेटेजी थी उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ गए। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपकी बहुत ज्यादा
इफेक्ट हो रही होती हैं डिजाइन की बेसिस के ऊपर, बिजनेस कंपोनेंट की बेसिस के ऊपर, और इसकी कनेक्टिविटी और दूसरे जो मामला होते हैं उनकी वजह से भी आपकी एप्लीकेशन में बड़ा फर्क आता है। जो एयरलाइन की एप्लीकेशन है वो मिड एयर शायद किसी दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट ना कर रही हो सकता है वो सिर्फ उस जहाज के मामला तक ही महदूद हो, ठीक है। लेकिन आपकी जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो उनके सर्वर एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड होगी, उसके बगैर वो काम कर ही नहीं सकती। एलएमएस जो है उसकी कनेक्टिविटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी उतनी ही है जितनी इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ है, बिकॉज उनके तमाम यूजर्स आउटसाइड देयर नेटवर्क बैठे होते हैं मेजॉरिटी। सो केसेस में आपके पास जो कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट्स हैं या नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट है किसी एप्लीकेशन की, या जो जिसे हम इंटरकनेक्ट कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट आपके पास डिफरेंट तरीके से अपडेट होती है, इसके साथ आर्किटेक्चर डिफरेंट हो जाता है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि हम यहाँ पर किस तरीके की रिस्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं? What kind of risk that we should expect at this point in time जब हम आर्किटेक्चर सर अगर हम ये डिज़ाइन मतलब कि अब जैसे अभी हमने अजम्पशन किया कि एज्यूम हमने किया कि जो एयरक्राफ्ट के लिए जो एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास क्या चीज़ हमारे पास इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, तो अगर हम इन चीज़ों को बाईपास कर दें, लाइक अगर जैसे बैंकिंग की एप्लीकेशन है उसमें हमें कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा अच्छी चाहिए क्योंकि बहुत सारे यूजर्स उस पर एक साथ कनेक्ट हो रहे होंगे। और इसी तरीके से अगर हम एयरलाइन की एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर हमें इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि उसमें ये देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन प्रॉपर वर्किंग कर रही है, उसकी जितनी कैलकुलेशन मेजरमेंट्स हैं वो सब एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इसी तरीके से फिर हमने सनामक की वाली जो एक वेबसाइट की एग्जांपल ली, तो उसमें हमें पता है कि अगर कनेक्टिविटी लॉस होती है या अगर कोई कैलकुलेशंस या उनमें भी कोई फ़र्क आता है तो वो इतना वो मेजर उसमें इशू नहीं है। उसमें अगर हम यूज़र एक्सपीरियंस यानी कि उसको यूज़र यूज़ कैसे करेगा उसमें हम अगर ईज़ करें यानी यूआई के हिसाब से अगर हम उसको वो करें तो इन चीज़ों को एनालाइज करने का हमें रिस्क आ सकता है कि हम किसी जगह किसी चीज़ को गलत तरीके से एनालाइज करके और उस पर फोकस कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अगर नोट करें तो हर एक इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट बड़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं या जो एलएमएस की हम बात कर रहे थे, उस एलएमएस की बात करें तो आपका जो एंड यूजर है उसकी कनेक्टिविटी आप इंश्योर नहीं कर सकते। आप अपने सर्वर के एंड के ऊपर रिडंडेंट लाइंस लगा सकते हैं, रिडंडेंट कनेक्शंस डेवलप कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन और आपका सर्वर आपस में इंटरेक्ट करते रहें, लेकिन एंड यूजर को आप कभी भी उसका इंटरनेट या उसकी कनेक्टिविटी को जो है ना आप इंश्योर नहीं कर सकते। अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, हो सकता है कि हम में से किसी का इंटरनेट बहुत अच्छा और फास्ट स्पेस चल रहा हो और कुछ का हो सकता है कि इंटरनेट अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। हम में से कुछ लोग हो सकता है जो अपने मोबाइल्स के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुए हुए हो, और हो सकता है कि हम किसी पब्लिक डोमेन में बैठे हो, किसी जिसे अमूमन आजकल रेस्टोरेंट्स के अंदर भी आपको जो है ना वाईफाई मिल जाता है, हमें पता नहीं है, वो बहुत अनरिलायबल है। इस अनरिलायबिलिटी की वजह से ऑटो सेव का एक फीचर और आपको ऐड करना पड़ जाता है। क्लाइंट ने शायद आपसे शायद इस बारे में रिक्वायरमेंट की भी ना हो, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ द इन्वायरमेंट आप कुछ चीजों को उसमें खुद से ऐड करते हैं कि भाई अगर यूजर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा था और उसके दरमियान उसकी जो कनेक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो अवेलेबल रहे उसके लिए। तो ऑटो सेव का फीचर इसके लिए आ जाते हैं। एलएमएस के अंदर वो कोई मल्टीपल फाइल्स उसने अपलोड करनी थी किसी यूजर ने, और मल्टीपल फाइल्स में से कुछ फाइल्स हुई, कुछ रह गई और कनेक्टिविटी लॉस हो गई इसके अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका सिस्टम जो है वो ऑटो सेव कर रहा हो चीजों को, कोई पेपर आ रहा हो तो उसको ऑटो सेव कर रहा हो, रादर की जो है ना सिचुएशन के अंदर आप फंस रहे हो। तो इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क जो हो सकता है वो रिस्क ये हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट्स जो अनसीन है, अनसेड है,
ठीक है, अनसीन और अनसेड, यानी कि बताई नहीं गई थी और आपने डायरेक्टली विजिबल भी नहीं थी, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट आपने उसको अकाउंट फॉर करना भूल गए या बाद में याद आया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है इसका। एक रिस्क इसके अंदर आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर ये भी हो सकता है कि आपने जितनी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स थे क्वालिटी के, उसमें से किसी और एलिमेंट को ज्यादा फोकस कर दिया और ज्यादा आपने जो है ना आउटकम फोकस किया किसी दूसरी चीज को। मिसाल ले लेते हैं, हमने अभी एग्जांपल में ये बात की कि जो एयरलाइन का सॉफ्टवेयर है उसकी रिलायबिलिटी आउट ऑफ ऑल 4 एग्जांपल सबसे ज्यादा है, क्योंकि मिड एयर के अंदर एप्लीकेशन क्रैश करने का मतलब ये हो सकता है कि आप ह्यूमन लाइफ जो है ना उनको एट स्टेक लेकर आ रहे हैं। तो वहां पे रिलायबिलिटी का, फेल ओवर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। वहां पर सिक्योरिटी इतना बड़ा मैटर नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो सिस्टम किसी और दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बैंकिंग साइट है तो यस वहां रिलायबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतनी ज्यादा कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं और फाइनेंशियल एलिमेंट्स हमेशा एट रिस्क होते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम सिस्टम बट ऑल्सो फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे हैकिंग या इस तरह के दूसरे मामला होते हैं, फ्रॉड के केसेस के अंदर भी चीजें चल रही होती है। सो वहां पे रिस्क जो है वो ये हो सकता है कि आपने किसी भी एप्लीकेशन को लेस सिक्योर रखा हुआ है। तो ये सना मक्खी की एग्जांपल हो गई, ये एलएमएस की एग्जांपल हो गई। उसके अंदर आप की जो यूआई है, विजिबिलिटी है, उस विजिबिलिटी वाले एलिमेंट को आप कितना अच्छे तरीके से अकाउंट फॉर कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू सिक्योरिटी या कंपेयर टू रिलायबिलिटी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आप कभी कभार मिस कर जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को मिस कर जाते हैं या उनको अकाउंट फॉर नहीं करते जब हम आर्किटेक्चर डेवलप कर रहे होते हैं। सो रिक्वायरमेंट्स की इंजीनियरिंग के बाद जब हम डिजाइन फेज में आए और आर्किटेक्चर में हम काम कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर के अंदर एक रिस्क तो ये हो सकता है कि आपने उसकी प्रायोरिटी कम सेट की हुई थी, जो भी क्वालिटी मॉड्यूल आप लेके जा रहे थे उसकी तरफ, कि रिलायबल ज्यादा होना चाहिए या सिक्योर ज्यादा होना चाहिए या यूआई अच्छा होना चाहिए, आपने उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं की, एक ये चीज हो सकती है। दूसरा, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स आपने बाय डिफॉल्ट सही तरीके से इनहेरेंट ऐड नहीं की, उसके अंदर मिस कर गए, ये रिस्क हो सकता है। तीसरा रिस्क उसके अंदर जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने जिन रिक्वायरमेंट्स को उसमें वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं थी। सो ये एक एलिमेंट, ये 3-4 रिस्क हो सकते हैं जो कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। मेरा एक और सवाल है आखिरी, इसके बाद फिर हम आर्किटेक्चर से आगे मूव करेंगे, वो ये कि जब हम बात इसके आर्किटेक्चर के अंदर अगर कोई चीज रह जाती है या कोई चीज मिस हो जाती है या गलत तरीके से बनाई जाती है, उस वक्त जो बग की आइडेंटिफिकेशन है उसका लॉस कितना है, ज्यादा है कम है? ये सवाल क्लियर है आप लोगों को? रिपीट कर देता हूँ, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर अगर कोई रिस्क अकर हो जाता है, ठीक है, और उसकी रेक्टिफिकेशन अभी नहीं होती, आगे जाके होती है, तो उसका कंपैरेटिव लॉस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट ज्यादा है कि कम है? सर वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर जैसे हमने बात की कि अगर हमने पेनिट्रेशन वगैरह के हिसाब से, जैसे हैकिंग या इस किस्म की चीज़ों को टेस्ट नहीं किया, यानी उसको हमने कंसिडरेशन में नहीं रखा, तो फिर हमें उसके हिसाब से टेस्ट केसेस भी बनाने पड़ेंगे और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके हिसाब से चीज़ें चेक करके फिर उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो वो डेफिनेटली हमारी टाइम इंक्रीज होगा अगर हमने इस चीज़ों को पहले भूल गए और बाद में जब हमने उसको शामिल किया, तो वो हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट और टेस्टिंग वगैरह जितनी भी कॉस्ट है उसको, कॉस्ट एंड टाइम उसको वो बहुत बढ़ा देगा। बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप कोई इमारत बना रहे हैं और इमारत बनाते हुए जो आपका उसमें जो पिलर है उसमें से कोई एक पिलर जो है ना
थोड़ा सा उसकी हाइट कम रह गई, ठीक है, या जितना सरिया उसमें होना चाहिए था, जितना उसको मजबूत होना चाहिए था, वो एक जो पिलर है आउट ऑफ 10 पिलर्स फॉर एग्जांपल, वो कमजोर है। जो आपको उस वक्त नजर नहीं आएगा उसका रीजन ये है कि उसके ऊपर लोड ही नहीं पड़ा। लेकिन जब आप उसके ऊपर पहली मंजिल की छत डालेंगे, उसके बाद फिर दूसरी मंजिल के ऊपर डेवलप करेंगे, उसके ऊपर जब छत डालेंगे, तब आपको उसमें हो सकता है क्रैक्स नजर आए। उस वक्त उस पिलर को ठीक करना तकरीबन नामुमकिन होता है, एल्स ये कि वो पिलर गिराया जाए और दोबारा से बनाया जाए। और गिराने का मतलब ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग उससे ऊपर की छत और उसके ऊपर की जो छत है वो भी उसके हिसाब से डिमोलिश करके दोबारा बनाई जाएगी। सो आर्किटेक्चर इज समथिंग जो कि आपकी एप्लीकेशन की बैकबोन है, आपकी एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ उसी के ऊपर खड़ी हुई है। जितना स्ट्रॉन्ग और जितना बेहतर आर्किटेक्चर आपने बनाया होगा किसी भी एप्लीकेशन का, इवेंचुअली उसकी सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और ये सारे मामला जो है ना वो निस्बतन बेहतर होंगे कंपेयर टू उसके कि जहां पे आपने किसी किस्म का कोई वीक लिंक उसके अंदर छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, हमारी क्लास जो है ये उसमें खत्म होने में तकरीबन 3 मिनट रह गए। मैं इसको क्लोज करके दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, फौरन से ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, क्लास को दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इंटरप्शन ना आए अगले वाले कोर्स के लिए हमारे। आप सब लोग दोबारा कनेक्ट कर लें प्लीज। ओके सर।